Assalamu alaikum. Let me share screen. All right. अच्छा जी। लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली जो डिस्कशन हमारी रही थी, एक तो उसमें प्रोजेक्ट की डिस्कशन हो गई थी, ठीक है, जिस पर आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से प्रेजेंट करना शुरू करोगे, ठीक है। तो आज कह लें आप हम लोगों की जो जिसमें न्यू टॉपिक को ही हम पढ़ेंगे वो लास्ट क्लास है। मे बी एक आध क्लास हम लोग एंड में शायद अगर मौका मिला तो कंडक्ट करेंगे, अदरवाइज यहीं तक रखेंगे। वैसे आउटलाइन के लिहाज से हम लोग जो आज टॉपिक्स कवर कर लेंगे, कोर्स यहीं तक है आपका, लेकिन कोशिश करूंगा मैं अगर टाइम मिला तो एडिशनल कोई और टॉपिक भी थोड़ा सा डिस्कस कर सका तो डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसके डिफरेंट जो बेसिकली मेथडोलॉजीज है उनको डिस्कस किया था, जिसमें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और एजाइल, वाटरफॉल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो डिफरेंट जो हमारे पास मेथडोलॉजीज हैं उन सबको हमने डिस्कस किया था। और एक तरीके से क्रॉस भी चेक कर लिया था। तकरीबन सारी अप्रोचेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को ही एक तरीके से फॉलो कर रही होती हैं, लेकिन स्टेप्स का कहना आप डिफरेंस है थोड़ा बहुत, और उसी की वजह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसको जब हम उस मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिहाज से उसमें फ़र्क आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली दो ब्रांचेस कह लें आप, या दो एरियाज ऑफ कंप्यूटर साइंस का ओवरव्यू लेना है। एक तो डेटाबेसेस है एंड सेकंड वन इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इन दोनों चीज़ों को कवर कर लें आज की ही क्लास में, ताकि नेक्स्ट क्लास आप लोग फिर प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं डेटाबेसेस से। डेटाबेस होता क्या है और कहाँ से बेसिकली डेटाबेस की बिगनिंग हुई, और कैसे चीज़ें बेसिकली यूटिलाइज होना शुरू हुई। अगर खाली डेटाबेस को देखा जाए या डेटाबेस वर्ड की स्पेसिफिकली हम अगर जस्ट बात करें कि डेटाबेस टर्म को अगर आप लेट से गूगल करें या आप किसी बुक को के अंदर देखें, डेटाबेस की स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी हुई होगी। तो डेटाबेस को जो एक्सप्लेन किया जाता है या इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्ट्रक्चर्ड डाटा की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डाटा की रिप्रेजेंटेशन से मतलब क्या है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। ये समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी चीज के ऊपर पूरा डेटाबेस का कॉन्सेप्ट का कह लें आप पूरी बेस है। स्ट्रक्चर्ड होने का मतलब ये है कि जो भी आपका डाटा है, ठीक है, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं आपने सेव किया होगा, स्टोर किया होगा। प्रीवियसली जब लेट 90s की बात करें, या आप ये कहें कि जब बेसिकली ये नीड फील की गई कि हमें अब डाटा को स्टोर करना चाहिए, क्योंकि डाटा हमें फ्यूचर में कहीं का यूज यूटिलाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिसके थ्रू हम अपनी जो प्रीवियस फाइल्स हैं या प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम देख सकें। नॉर्मली तो पहले जिस तरीके से गवर्नमेंट आज भी कुछ जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट, जहाँ पे फाइल सिस्टम चलता है। फाइल सिस्टम का मतलब ये है कि मैनुअल हैंड रिटन फाइल्स और इस तरीके की फाइल्स चलती है, और उनके फाइल के फाइल एक रूम में पड़े हुए होते हैं, या एक स्टोर रूम बना हुआ होता है उसमें फाइल्स के फाइल्स पड़े हुए होते हैं।
तो लेकिन अगर आपको मिसाल के तौर पे उस फ़ाइल में से अगर एक फ़ाइल सर्च करनी है सिराज के नाम से या सिराज रिकॉर्ड के नाम से, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पूरे रूम को एक दफ़ा छाँटना पड़ेगा। अगर तो उस रूम में आपने किसी सीक्वेंस से फ़ाइल नहीं रखी हुई, अगर तो आपने मिसाल के तौर पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखी हुई है, तो फिर भी चलें, कुछ टाइम आपका बच जाएगा। फिर आप एस में जाके ढूँढेंगे और सिराज को सिराज के नाम की जो फ़ाइल है उसको निकालेंगे। तो जब आपके पास रिकॉर्ड्स थाउज़ेंड्स या मिलियंस में हो या मिलियंस या थाउज़ेंड्स में रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाएँ, तब आपको बेसिकली वहाँ पे बेसिकली नीड पता चलती है कि डेटाबेस वाक़ई कितना यूज़फुल है। एक आध फ़ाइल के अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन है या एक आध फ़ाइल के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है या लिखी हुई है, तो वो तो प्रॉब्लमैटिक नहीं होती नॉर्मली। लेकिन जब थाउज़ेंड्स ऑफ फाइल्स या हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स में से कोई एक चीज़ को सर्च करके लाना हो, या थाउज़ेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स में से कोई एक रिकॉर्ड स्पेसिफिक फेच करके लाना हो, सर्च करके लाना हो, तो उस वक़्त डेटाबेस की बेसिकली वैल्यू का अंदाज़ा होता है। तो ये जो वर्ड है, जो डेफिनिशन है कि स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा, कि किसी भी स्ट्रक्चर में डेटा को ऑर्गेनाइज किया गया हो कि वो क्यूरेबल बन जाए, ठीक है? तो जो मैं इसकी डेफिनेशन समझता हूँ, जो या मेरे नज़दीक जो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है? वो ये है, अम, जो मैं लिख टाइप कर रहा हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी-सी डाउन है, तो आवाज़ भी थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हो रही होगी, तो आज कोशिश करें गुज़ारा कर लें। इलेक्शन ऑफ इलेक्शन नहीं कहेंगे, प्रेज़ेंट। मैं इसको यूँ एक्सप्लेन करता हूँ। या मुझे इस तरीके से कह लें, वर्ड्स कैन बी डिफरेंट, लेकिन लॉजिक मेरी लिहाज से ये है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म जिसके थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकें और क्यूरी कर सकें डेटा को। यानी ऐसा फॉर्मेट आपको मिल जाए, ऐसी कोई एक चीज़ मिल जाए जिससे आप, जो आपके पास थाउज़ेंड्स या मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, उनको आप दिखा भी सकें और उनको आप क्यूरी भी कर सकें। ये डेटाबेस है, ठीक है? चाहे ये चीज़ एक फ़ाइल सिस्टम के अंदर हो, चाहे ये चीज़ एक किसी एक्सेल शीट के अंदर हो, चाहे ये चीज़ किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर हो, ठीक है? तो डेटाबेसेस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं अगेन। तो ये तो बेसिक एक ऑल एक जेनेरिक डेफिनिशन है। अ, मुस्तफ़ा ने क्वेश्चन किया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इसी की टाइप है। नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ वे अराउंड डिफरेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग में कंप्यूटेशन है। कंप्यूटेशन और डेटाबेस में डिफरेंट है। डेटाबेस में जो कंप्यूटेशन आप अगर उसको मैप भी करने की कोशिश करें, तो डेटाबेस के अंदर जो कंप्यूटेशन है वो जस्ट क्यूरिंग है और फेचिंग ऑफ रिकॉर्ड है। ना कि ये है कि मिसाल के तौर पे कोई एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की कैलकुलेशन करनी है या डिफरेंट सोर्सेस से डाटा को गैदर करके एक जगह कॉन्कैटिनेट करके आपको रिप्रेजेंट करना है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का काम अलग है। क्लाउड कंप्यूटिंग अलग चीज़ है, डेटाबेसेस अलग चीज़ है, ठीक है? आप ये कह सकते हैं कि क्लाउड के कंप्यूटिंग को यूज़ करते हुए हम डेटाबेस सर्विसेज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, या क्लाउड में हम डेटाबेस सर्विसेज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अमेज़न ऑफ़र करता है एस3 बकेट, तो उसकी एस3 बकेट है, बेसिकली वो आपको डेटा बकेट्स बनाने का ऑप्शन देता है, उसमें आप डेटा बेसेस बना सकते हैं और उनको फिर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एज़र के अंदर डेटा लेक का भी कॉन्सेप्ट है, डेटाबेसेस का भी कॉन्सेप्ट है, तो एज़र के अंदर भी है। गूगल क्लाउड के साथ मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसके अंदर क्या है ये मुझे पता नहीं। एज़र और अमेज़न को मैंने यूज़ किया है, तो उनका मुझे आइडिया है, इन दोनों में क्या चलता है।
इसके अलावा मे बी और सर्विसेज भी हैं, वो किसी और तरीके से काम करती होंगी, लेकिन समहाउ नाम डिफरेंट है चीज़ों के, लेकिन काम बहरहाल तकरीबन एक ही हो रहा होता है। तो डेटाबेस अगेन, इसको रिकैप करके इसको माइंड अप करें कि ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिसको आप क्यूरी कर सकें, ठीक है, ऐसी डेटा की रिप्रेजेंटेशन जिसको आप क्यूरी कर सकें, वो डेटाबेस है, ठीक है। ये सिंपल इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है, ठीक है। ये क्लियर है, डेटाबेस क्लियर है सबको? एक को नहीं, सबको क्लियर है, ये सब बता दें, तो ये क्लियर होगा तो फिर आगे बढ़े। तो ये तो हमें डेफिनेशन पता चल गई, ठीक है। डेटाबेस रिपीट कर दूं, पूरा रिपीट कर दूं? वैसे तो डेफिनेशन ही डिस्कस हुई है, उसी के लिहाज से डिस्कशन हुई है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि डेटाबेस की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी है, ठीक है। तो डेटाबेस क्या है कि ऐसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म जिसके थ्रू हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें और क्यूरी कर सकें, ठीक है। तो ये डेटाबेस है, ठीक है। और भी डेफिनेशंस आपको मिल सकती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ टू रिप्रेजेंट डेटा, ये भी मिल सकती है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म टू रिप्रेजेंट एंड शो डेटा, इस तरीके से भी मिल सकती हैं, और भी डेफिनेशंस हो सकती हैं। तो मैं जिसकी डेफिनेशन करता हूँ वो यही है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म टू रिप्रेजेंट एंड क्यूरी डेटा। क्यूरी का मतलब ये है, नहीं, क्यूरी मीन्स अरेंज नहीं होता, क्यूरी का मतलब होता है कि उस डेटा को सर्च करना, उस डेटा में से कोई स्पेसिफिक चीज सर्च करना। मिसाल के तौर पे 10,000 रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, ठीक है, उसमें एक स्पेसिफिक आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप क्यूरी करोगे उस अ, जो 1000 रिकॉर्ड्स है उसके ऊपर, उसके बाद रिजल्ट में आपको एक रिकॉर्ड मिलेगा जो आपको चाहिए। ये क्यूरी का काम है। बेसिकली आप क्यूरी को कह रहे क्वेश्चन कह सकते हैं, क्वेश्चंस अगेंस्ट 1000 ऑफ रिस्पॉन्सेज, तो आपको वही रिस्पॉन्स मिले जो आपको चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए लैंग्वेजेस होती हैं क्यूरी, उनको यूज किया जाता है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विसेज हैं उसमें एसक्यूएल है, और माई एसक्यूएल भी पीएचपी वगैरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उनमें यूज होता है। इसके अलावा आप नो एसक्यूएल का भी एक कॉन्सेप्ट आ चुका है। नो एसक्यूएल का मतलब एसक्यूएल हट नहीं है, उसका मतलब है नॉट ओनली सीक्वल। तो उसका नॉट ओनली सीक्वल में डिफरेंस ये है कि नॉर्मल जो डेटाबेसेस होते हैं उनमें हम टेबल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, फिर ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा, फिर इसको मैं आगे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। और नॉट ओनली सीक्वल के अंदर फिर हम डिफरेंट और टेक्निक्स भी हैं जिसके थ्रू हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अब डेफिनेशन की बात हो गई, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं डेटाबेसेस के, कि डेटाबेस का जो रिक्वायरमेंट के हैं, या जो डेटाबेसेस की जो नीड आइडेंटिफाई हुई, वो कहाँ से आइडेंटिफाई और कैसे बेसिकली ये काम स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में अगेन लेट 90s की अगर बात कर लें या 80s की बात कर लें, तो पहले रिकॉर्ड को सेव करने के लिए या मेंटेन करने के लिए फाइल कीपिंग की जाती थी। जैसे अगर अकाउंट्स वगैरह का किसी को आइडिया हो, तो अकाउंट्स के अंदर भी रिकॉर्ड कीपिंग होती है, ठीक है, जिसको जर्नल जर्नल एंट्रीज भी कहते हैं। अगर किसी को आइडिया नहीं है तो मसला नहीं है, मतलब बेसिकली जो आपने खरीदा और जो आपने बेचा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, उसको जर्नल जर्नल एंट्री कहते हैं। एंड में एक दोनों को मिला के एक शीट बनती है, और उसको देखा जाता है कि उसमें अगर जीरो वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि सही, जितना हमने खरीदा और उतना हमने बेचा, उसके लिहाज से प्रॉफिट वगैरह सब चीजें काउंट होती हैं। तो पहले जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते थे, या जो भी चीज होती थी, वो सिंपल आपकी मैनुअल रिकॉर्ड्स के बुक्स के अंदर या मैनुअल फाइल के अंदर रखी जाती थी, जिनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था वो क्यूरेबल नहीं थी। जो मैंने यहाँ पे ये बोला ना, क्यूरी
क्यूरी नहीं कर सकते थे आप उनको। क्यूरी क्यों नहीं कर सकते थे? आपके पास कोई कंप्यूटराइज्ड फॉर्म नहीं थी जिसके थ्रू आप उन फाइल्स को एक्सेस कर सकें। आपको मैन्युअली ही जाके उन फाइल्स में से उसको चीज़ों को सर्च करना पड़ता था और फिर उसके बाद वो चीज़ आपको मिलती थी। जब आपका डाटा ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो गया, ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो गया, या डाटा की जो फ्रीक्वेंसी थी जनरेट होने की वो बढ़ गई, तब लोगों ने महसूस किया कि इस चीज़ को हमें किसी ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहिए जिसको हम सर्च कर सकें, जिसको हम क्यूरी कर सकें, ठीक है? तो क्यूरेबल बनाने के लिए डाटा को, लाज़मी सी बात है, अगर क्यूरेबल बनाना है, ठीक है? या क्यूरी करना है, तो उसके लिए किसी न किसी कंप्यूटराइज़्ड फॉर्मेट के अंदर उसको लाना पड़ेगा, ठीक है? और कंप्यूटराइज़्ड फॉर्मेट के लाने के लिए उसको किसी न किसी फ़ाइल सिस्टम का पार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहली फ़ॉर्म कह लें, या सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट एज़ अ डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो आया, वो फ़ाइल सिस्टम हुआ करता था। फ़ाइल सिस्टम क्या जिस तरीके से हमें फ़ाइल सिस्टम डेटाबेस की एग्ज़ाम्पल आप एक्सेल शीट कह सकते हैं। जो आपकी एक्सेल शीट्स होती हैं, वो एक तरीके का आपका फ़ाइल सिस्टम है, कि हर एक्सेल की जो शीट है, वो अपनी एक ख़ास दुनिया रखती है और उसी के अंदर वो बेसिकली सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है? ये नहीं है कि आप एक एक्सेल शीट को अ, यूज़ करते हुए दूसरी एक्सेल शीट के अंदर से भी कुछ सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? या एक एक्सेल शीट का आप कोई रिलेशनशिप बना सकते हैं दूसरी एक्सेल शीट के साथ, ऐसा भी नहीं है। तो फाइल सिस्टम सिंपल आपकी डाटा को स्टोर कर कंप्यूटराइज़्ड फॉर्म, सिम्पलेस्ट कंप्यूटराइज़्ड फॉर्म टू मेंटेन डाटा है, जो कि क्यूरेबल भी होता है, ठीक है? मोहम्मद हसन ने लिखा है कि क्यूरी करना पॉसिबल था। क्यूरी कैसे करना पॉसिबल था? अगर मैनुअल फाइल्स हैं तो। मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 लाख फाइल्स हैं, ठीक है? कार रजिस्ट्रेशन की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारा एक्साइज़ ऑफ़िस है, आज भी जैसे वो थोड़ा अब कंप्यूटराइज़ हुआ है वो, इससे पहले कुछ अरसे तक वो 2005-10 तक मेरे ख़्याल से वो कंप्यूटराइज़ नहीं था, मैनुअल था। तो आपकी फ़ाइल अगर आपको चाहिए, मिसाल के तौर पे केबीएच XXX या 111 नंबर चाहिए, तो उसको कैसे सर्च करते थे वो? वो पहले केबीएच की सीरीज़ तक पहुँचते थे, उस केबीएच सीरीज़ में जाके फिर 111 की सीरीज़ पे पहुँच के फिर उसमें से वो फ़ाइल निकालते थे। तो ये क्यूरेबल नहीं हुआ, ये तो आपने खुद जाके मैन्युअली हर पॉइंट पे जाके सर्च किया ना, इसको क्यूरेबल थोड़ी कहेंगे। क्यूरेबल ये है कि आपने एक इंटरफ़ेस आपके पास है, उस पे आपने एक चीज़ टाइप करी, उस पे आपने उसको सर्च किया और उस वो रिकॉर्ड आपके पास सामने खुल के आ गया, जैसे आज होता है उनका जो अगर एक्साइज़ का सिस्टम जो है आज, वो अब ऐसा काम करता है। उन्होंने उसको कंप्यूटराइज़ कर दिया क्योंकि, और डेटाबेस से इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है? नादरा में भी बिल्कुल, नादरा में भी अब कंप्यूटराइज़ हो चुका है नादरा। नादरा तो खैर काफ़ी अरसे से हो चुका है। तो नादरा कंप्यूटराइज़्ड है आपका, इसी तरीके से आपका जो पासपोर्ट का जो मैकेनिज़्म है वो सारा कंप्यूटराइज़्ड है। तो आपको एक जो आपका फैमिली नंबर है वो डालते तो आपका पूरा रिकॉर्ड उनके पास आ जाता है कि कौन इसके फादर है, फादर के फादर कौन है, इस तरीके से पूरी चीज़, पूरा रिकॉर्ड आपका आ जाता है। तो ये सारा डेटाबेसेस है ना, कि आप क्यूरी कर रहे हो बेसिकली। एक आपने सर्च की एक चीज़ और उस सर्च के अगेंस्ट पूरा डाटा उठ के आपके पास आ रहा है। फाइल सिस्टम की कह लें एक लिमिटेशन है कि फाइल सिस्टम एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए हो सकता है। जेनेरिक डोमेन या अ, मल्टीपर्पज़ नहीं हो सकता, ठीक है? स्पेसिफिक डीबी कह सकते हैं, स्पेसिफिक डेटाबेस जिसको कह सकते हैं, और इसकी एग्ज़ाम्पल एक्सेल आप कह सकते हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल है। एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम यूज़ करते हैं वो, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया, ये फाइल सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट भी चलता रहा, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट अ, काम जो आया, वो बेसिकली सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेसेस का कॉन्सेप्ट आया। सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेसेस का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कि नादरा है, नादरा का जो डेटाबेस है वो आप कह सकते हैं सेंट्रलाइज़्ड है। किस तरीके से सेंट्रलाइज़्ड है? कि आपके नादरा का जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद है, ठीक है? और इस्लामाबाद में सबका रिकॉर्ड है। इसीलिए जब आप एनआईसी अप्लाई करते हैं या पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, तो आपका जो रिकॉर्ड यहाँ पे
लिया जाता है। उसके बाद जो भी है एनआईसी है या पासपोर्ट है वो बनने के लिए जाता है इस्लामाबाद, ठीक है? क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है वो इस्लामाबाद में एस्टेब्लिश हुआ हुआ है। तो इसी तरीके से कंपनीज भी मिसाल के तौर पर अगर कंपनी है या ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ठीक है? तो ग्रुप ऑफ कंपनीज के डिफरेंट कंपनीज की मिसाल के तौर पर अगर डिफरेंट डोमेन्स हैं, मिसाल के तौर पर एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, ठीक है? XYZ ग्रुप ऑफ कंपनी। अब XYZ ग्रुप ऑफ कंपनी जो है उसकी कुछ बेकरी आइटम्स की भी एक ब्रांच है, कुछ ऑटोमोबाइल पार्ट्स का भी काम वो करते हैं, कुछ पेट्रोलियम का भी काम करते हैं, कुछ वो स्टॉक्स की सेल्स एंड परचेज भी करते हैं। तो ये डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है? तो ये जो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है? इन डिफरेंट चीजों में को अगर आप इंटीग्रेट करना चाहें, ठीक है? या आप ये चाहें कि मैं इन सारे जो मेरे डेटाबेसेस हैं, ठीक है? जो अलग अलग मेरे पास जो ये अलग अलग जो मेरे बिजनेसेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, अगर मैं इनको एक जगह जमा कर दूं तो उसके लिए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की अप्रोच है। जिस तरीके हमें अगर याद हो जब हम टोपोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक है? तो उसमें हमने जो स्टार टोपोलॉजी पढ़ी थी, ठीक है? तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस भी उसी तरीके से कुछ काम करता है, ठीक है? मिसाल के तौर पे ये एक डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस है। ये सारे डेटाबेसेस सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्टेड है, ठीक है? अगर मुझे किसी भी डेटाबेस से कुछ डाटा चाहिए तो मैं इस ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है, ये सेंट्रल डेटाबेस है, इन चारों से क्यूरी कर सकता है, इन चारों से कोई भी डाटा एक्सेस कर सकता है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर पेट्रोलियम का डाटा है, इसके अंदर ये जो है, इसके अंदर मिसाल के तौर पे स्टॉक्स का डाटा है, इसके अंदर बेकरी आइटम्स जो सेल करते हैं उसका डाटा है, इसके अंदर कोई और हम बिजनेस करते हैं उसका डाटा है। ये जो सेंटर है इसमें इन सबको के साथ मेरा लिंक स्टैब्लिश हुआ हुआ है। तो मैं किसी भी डाटा को डाटा बेस में से किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? बिल्कुल, जिस तरीके से हेड ऑफिस और सब ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट होता है, वही वाली बात है कि ये समझ लें आप नादरा की इस्लामाबाद ब्रांच है, ये नादरा कराची है, ये नादरा हैदराबाद है, ये नादरा या ये कह लें ये नादरा सिंध है, ये नादरा KPK है, ये नादरा पंजाब है, ये नादरा बलूचिस्तान है और ये आपका हेड ऑफिस है। तो ये बेसिकली उसकी एग्जाम्पल है, ठीक है? फाइल सिस्टम में डिफरेंस ये है कि इस फाइल सिस्टम में कोई सेंट्रल वाले का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फाइल सिस्टम ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मेरा लेट से मेरा एक खाली ऑटोमोबाइल का काम है, ठीक है? तो ऑटोमोबाइल का जितना भी काम है मिसाल के तौर पे मैं वो एक एक फाइल बना रहा हूँ मैं, और उसी में मेंटेन हो रहा है वो, और उसी को मैं क्यूरी कर सकता हूँ, ठीक है? मिसाल के तौर पे मेरी एक शॉप है या मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है? मैनुअल तो है, मतलब डेटा एंट्री मैनुअल तो सब में ही तकरीबन होगी, एक तरीके से कह सकते हैं मैनुअल, इस तरीके से कह सकते हैं कि मैनुअल इसको इस सेंस में हम लोग कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कोई ना कोई बंदा ही डेटा को एंटर कर रहा होगा ना, चाहे वो किसी फॉर्म के थ्रू एंटर कर रहा हो, चाहे वो किसी और तरीके से एंटर कर रहा हो, लेकिन डेटा एंट्री कोई पर्सन कर रहा होगा, ठीक है? डेटा एंट्री खुद ब खुद नहीं हो रही होगी, ठीक है? जैसे ये है ना, ठीक है? इसकी एग्जांपल मिसाल के तौर पे ये फाइल सिस्टम है, ठीक है? अब ये फाइल सिस्टम जो है मिसाल के तौर पे मेरी ये ऑटो मोबाइल का वो है, फाइल सिस्टम है। तो इसमें ऑटोमोबाइल का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। अब ये जो ऑटोमोबाइल का जो एक फाइल है, ठीक है? ये जो एक फाइल सिस्टम है, ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है वर्ल्ड में, ठीक है? इसको आप ऑफलाइन भी कह सकते हो, ऑफलाइन डेटाबेस भी कह सकते हो। जैसे एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट के लिए आपको कोई कनेक्शन या कोई कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस एक दफा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लें, उसके बाद जो भी आप रिकॉर्ड उसमें मेंटेन करना चाहें मेंटेन कर सकते हैं, और सर्च करना हो तो उसमें आप सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ तो शायद ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। एक्सेल है, ठीक है?
ये एक्सेल शीट है, ठीक है। अब ये एक्सेल शीट के अंदर मैं कुछ भी डाटा एंटर करना चाहूँ, ठीक है, मैं डाटा एंटर कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि एक एक्सेल शीट को मैं या एक एक्सेल की जो फाइल है इसको मैं किसी और एक्स कहीं और पड़ी हुई किसी और फ़ोल्डर में पड़ी हुई एक्सेल फाइल शीट के साथ मैं कनेक्ट कर दूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमने एग्ज़ाम्पल देखी नादरा वाली, ठीक है? जैसे नादरा वाली एग्ज़ाम्पल है ना कि इसमें जैसे ये इस्लामाबाद वाला हेड ऑफ़िस और सब ब्रांचेस वाला कॉन्सेप्ट हम लाए, ठीक है? जो सेंट्रलाइज़्ड जिसको हम कह रहे हैं अप्रोच। तो इसमें जो नादरा का जो हेड ऑफ़िस है, उससे सारे कनेक्टेड हैं, लेकिन आपस में कोई भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है? ये लाइन्स है बेसिकली ये कनेक्शन है। और नादरा का जो हेड ऑफ़िस है, ये बेसिकली हर प्रोविंस के डाटा को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये बेसिकली हेड ऑफ़िस है, ठीक है? और अगेन हर जब भी आप मिसाल के तौर पे जो मैनुअल वाली बात जो कर रहे थे सादिक, तो उस चीज़ का ये पॉइंट है कि मिसाल के तौर पे मैनुअल का मतलब ये नहीं है कि आप मैनुअल वर्क का मतलब ये नहीं है कि डाटा कोई एंटर नहीं करेगा, ऑटोमैटिकली डाटा आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। डाटा एंटर करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है वो आपका कोई ना कोई रिकॉर्ड नंबर डालेगा, आपका नाम वगैरह पूछेगा, आपका एड्रेस पूछता है, जब आप फर्स्ट टाइम एनआईसी वगैरह बनवाने जाते हैं। इस तरीके से और डिफरेंट चीज़ें पूछता है, उसके बाद फिर आगे आपका एक फॉर्म बन के फिर आपका प्रोसेस चलता है, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने एनआईसी बनवाया तो किसी ने, तो यही प्रोसेस है। हो सकता है थोड़ा-सा और बेहतर कर दिया हो मेबी, लेकिन स्टार्टिंग में यही होता है कि वो आप स्टार्टिंग में आके टोकन जब ले रहे होते हैं, तो आपसे वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पूछता है। नेम पूछता है, एड्रेस पूछता है, उसके बाद फिर आगे एक फॉर्म जनरेट होता है। उसमें फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंटर होती रहती है, एंड में वो फॉर्म आपको देते हैं कि आप इसको अटेस्ट करवा के दें और अटेस्टेशन के बाद फिर आप उस फॉर्म को अ, दोबारा सबमिट करवाते हैं नादरा ऑफिस में और फिर वो आपका एनआईसी बनकर आता है, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है, तो ये जो वो एक सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस से कनेक्टेड है, ठीक है? तो अगर मिसाल के तौर पे इस सिंध वाले फॉर एग्ज़ाम्पल को कुछ इस्लामाबाद से क्यूरी करनी है, या इस्लामाबाद वाले डेटाबेस से किसी खानदान के बारे में कोई रिकॉर्ड चाहिए, तो क्या करेगा वो इस्लामाबाद वाले डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा और पूछेगा कि मिसाल के तौर पे सिराज है, सिराज का जो मतलब फैमिली नंबर है वो मिसाल के तौर पे XYZ 123 है, तो XYZ 123 का रिकॉर्ड क्या है? तो जब वो इसको सर्च करेगा, क्यूरी करेगा, तो ये रिस्पॉन्स में इसको सिराज के जो मतलब मेरा ट्री जो है फैमिली वो उसको दे देगा, उसको बता देगा कि ये सिराज का रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इस टाइप की जो अप्रोच है ये सेंट्रलाइज़्ड अप्रोच कहलाती है और ये विदिन ऑर्गेनाइज़ेशन कह लें आप मेजरली फॉलो होती है। जब आपके पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशंस अ, मिलके या एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ काम कर रही है तो वहाँ पे सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेसेस बेसिकली वर्क करते हैं। ठीक है? क्लियर है? एक मिनट में इधर को क्लियर कर लूँ। अच्छा जी। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट होता है डेटाबेसेस के अंदर जो क्लासेस के लिहाज से जो फॉर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को आप एक तरीके से जो क्लाउड वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो एससी बकेट की जो एग्जांपल मैंने दी, जो अमेज़न का जो एक सर्विस है, जिस तरीके से एज़र माइक्रोसॉफ्ट का जो एज़र है, उसकी एक सर्विस है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की एग्जांपल हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है कि आप इंस्टेड ऑफ कीपिंग डाटा ऑन सिंगल साइड, ठीक है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड अप्रोच कोई भी हो उसका सबसे बड़ा जो फ्लॉ है या जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि सेंटर पॉइंट ऑफ फेलियर, कि अगर आपका इस्लामाबाद का सर्वर डाउन हो गया, जो प्रीवियस एग्जांपल है उसी के कंट्रास्ट में बात कर लेते हैं, तो अगर आपका इस्लामाबाद का सर्वर लेट से डाउन हो गया तो आपका पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा,
ठीक है? तो आपका कराची का सिस्टम भी सही नहीं चल पाएगा, आपका केपीके का भी सिस्टम सही नहीं चल पाएगा, आपका बलूचिस्तान का, पंजाब का, कहीं का भी सिस्टम सही नहीं चल पाएगा। अगर आपका मिसाल के तौर पे खाली पंजाब का सिस्टम मिसाल के तौर पे डाउन है, तो आपका बाकी जो वो प्रोविंसेस हैं, उनका सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन अगर सेंटर जो आपका मेन हब है अगर वो डाउन हो गया, वो तो फिर आपका पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। ठीक है? मैं सेंट्रलाइज़ की बात कर रहा हूँ, आसान। सेंट्रलाइज़ में इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको जो क्यूरी करनी है, वो आप क्यूरी किससे कर रहे हो? आप अपने हेड ऑफ़िस से कर रहे हो और अगर हेड ऑफ़िस का ही डेटाबेस डाउन है, तो कैसे करोगे? कभी-कभार आप बैंक में अब तो नहीं होता, पहले कुछ टाइम पहले तक लाइक 2012 या 2010 तक भी ये चीज़ देखने में आती थी। कभी-कभार बैंक में जाओ तो बैंक वाले बोलते थे सिस्टम सिस्टम डाउन है। नेशनल बैंक में आज भी जाके शायद आपको नज़र आ जाए ये हर चीज़। कि आप जाओ तो बोलेंगे सिस्टम डाउन हुआ हुआ है, ठीक है? सिस्टम डाउन होने का मतलब क्या है? कि उनका जो डेटाबेस है, जो उनका सर्वर है मेन, जो उनका हेड ऑफिस का सर्वर है, वो डाउन हुआ हुआ है, किसी भी वजह से। तो आप उसको एक्सेस कैसे करोगे? आपके पास इंटरनेट है, ठीक है? आपके पास कनेक्शन है, लेकिन जो हेड ऑफिस है, वही बंद हुआ हुआ है, तो क्या करोगे? मिसाल के तौर पे अभी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं इसकी, एक और बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल याद आ गई एलएमएस से ही। मिसाल के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी का जो एलएमएस है, ठीक है? कीट का जो एलएमएस है, अगर वो शट डाउन हो जाए किसी भी वजह से, पावर फेलियर की वजह से, किसी और वजह से, तो एलएमएस क्या चलेगा? आपके पास तो कनेक्शन है, आप तो गूगल भी एक्सेस कर रहे हो, आप तो यूट्यूब भी एक्सेस कर रहे हो, आप तो दुनिया जहाँ की वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हो, तो क्या वो एक्सेस कर पाओगे? जवाब दो। तो फिर इसी तरीके से तो क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके जो सेंटर पॉइंट है, जो आपका सर्वर है, उसको वही डाउन हुआ हुआ है। तो इसी तरीके से अगर आपका जो अगर सेंट्रलाइज़्ड अप्रोच जो है, तो उसमें अगर जो आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है? अगर वो बंद हो गया, तो सारे पॉइंट्स आपके डाउन हो जाएँगे। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक और पॉइंट अगर ऑफ हो जाता है, ठीक है? तो उस वक़्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खाली उस वो पॉइंट खाली डाउन होगा या वो ब्रांच खाली डाउन होगी, बाकी ऑपरेशंस आपके चलते रहेंगे, ठीक है? मैं वही तो कह रहा हूँ जब मेन पॉइंट ही बंद हो जाए, उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं हसान को वही समझा रहा था, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ये सेंट्रलाइज़्ड अप्रोच का कह लें आप सॉल्यूशन है। ये इंस्टेड ऑफ कीपिंग डाटा ऑन सिंगल सोर्स, ठीक है? जो हमने डायग्राम बनाई थी, उसी को दोबारा 1 मिनट ले आता हूँ मैं, ठीक है? ये हमने डायग्राम बनाई थी, ठीक है? तो यहाँ पे ये सेंट्रलाइज़ है ना, सेंटर पॉइंट ऑफ फेलियर है। अब हम क्या करें, इंस्टेड ऑफ कीपिंग दिस थिंग एज़ अ सेंटर, ठीक है? हम एक काम कर रहे हैं कि हम हर सोर्स के साथ, ठीक है? हर सोर्स के साथ एक रेप्लिका रख दें अपने डेटाबेस का, ठीक है? ये रेप्लिका रख दें अपने डेटाबेस का हर पॉइंट के साथ, जो भी हमारा डेटाबेस है, उसके साथ एक रेप्लिका रख दें। रेप्लिका रखने का फ़ायदा क्या होगा कि हर सोर्स के पास एक रेप्लिका होगा। तो अगर कहीं भी डेटा कोई भी एक सोर्स डाउन होती है, मिसाल के तौर पे ये वाली सोर्स डाउन हो गई, मिसाल के तौर पे ये वाली जो सर्विस थी ये डाउन हो गई, तो सिस्टम आपका पूरा डाउन नहीं होगा, ठीक है? मिसाल के तौर पे ये वाली सर्विस डाउन हो गई, तो आपका पूरा सिस्टम डाउन नहीं होगा। रेप्लिका मतलब होता है कॉपी, कॉपी बनाना। रेप्लिका फ़ोन नहीं खरीदा कभी, बीच में बहुत एक ट्रेंड आया था रेप्लिकास का, ठीक है? तो रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, ठीक है? जो डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है? इन शॉर्ट जो और यहाँ पे डुप्लीकेशन हम डेटा की कर रहे हैं, ठीक है? तो तो हम डेटा की डुप्लीकेशन करते हुए बेसिकली अ, फ़ायदा क्या होता है इससे, इस डुप्लीकेशन का? कि हमारा जो डेटा है, वो सेंट्रलाइज़ नहीं रहता, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अक्रॉस डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है? मिसाल के तौर पे अब इसी अगर डिस्ट्रीब्यूटेड के लिहाज से इसको बात करें, मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान है,
अब पाकिस्तान का एक डाटा है मिसाल के तौर पे, ठीक है, वो एक या गूगल है मिसाल के तौर पे, चलिए इसको और ब्रॉड सेंस में ले लेते हैं। गूगल है, अब गूगल का एक डाटा सेंटर दुबई में है, एक डाटा सेंटर पाकिस्तान में है, एक डाटा सेंटर यूएस में है, एक डाटा सेंटर कनाडा में है, एक डाटा सेंटर कहीं और है, ठीक है, इंडिया में कहीं और है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डाटा सेंटर्स हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी एक डाटा सेंटर किसी वजह से डाउन होता है या फिर उसमें फेलियर आता है, तो बाकी डाटा सेंटर्स बेसिकली उस जगह को, उस पॉइंट को फिल कर लेंगे। कैसे फिल करेंगे? क्योंकि सबके पास रेप्लिकेशन है, सबके पास कॉपी है। तो सबके पास जो कॉपीज हैं, तो उसकी वजह से आप जो आपको डेटा सर्च करना है, वो इसके पास भी पड़ा हुआ है, वो इस रीजन के पास भी पड़ा हुआ है, वो इस रीजन के पास भी पड़ा हुआ है, वो हर रीजन के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो डेटाबेस है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है अक्रॉस डिफरेंट सोर्सेस। तो आप कहीं से भी एक्सेस करना चाहो तो उसको कर सकते हो। मिसाल के तौर पे कभी कभार ये होता है, टॉरेंट्स वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक है। तो टॉरेंट बेसिकली एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की एग्जांपल भी हो सकता है। वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम उसको कह सकते हैं आप, क्योंकि आप नॉर्मली उसमें फाइल ही शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का सही कंट्रास्ट नजर आता है कि आपकी जो एक फाइल है मिसाल के तौर पे, ठीक है, वो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे पड़ी हुई है, जिसको हम सीड्स कहते हैं, ठीक है। टॉरेंट यूज किया है आप लोगों में से, आप लोगों ने टॉरेंट के अंदर बेसिकली हम उस कनेक्शन को देखते हैं जिसके अंदर सीड्स ज्यादा हो, ठीक है। तो सीड्स का मतलब ये होता है कि ये इतने सारे सिस्टम्स हैं जिनके अंदर बेसिकली ये फाइल बेसिकली पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सर्वर से कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं जिसकी सीड्स ज्यादा हो, यानी जिसके जिसके पास कॉपीज ज्यादा हो, तो हमारी फाइल जो डाउनलोड होगी वो जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। वो तो हर फाइल के कंट्रास्ट में है। लेकिन सिमिलरली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हो, तो अगर आपकी कोई एक सर्विस डाउन हो या कह लें एक सीड डाउन हो, तो आपकी जो रिमेनिंग सीड्स हैं उनके पास क्योंकि डाटा की कॉपी अवेलेबल है, तो आप सेम डाटा को क्यूरी कर सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। तो इससे आपकी क्यूरिंग जो है, या आपका जो जो आपकी सर्विस है, वो कभी भी डाउन नहीं होगी, सर्विस आपकी हमेशा चलती रहेगी। और आपका जो सिस्टम है वो भी फ्लॉलेसली चलता रहेगा। जितनी भी डिजिटल जाइंट्स हैं, गूगल है, अमेजोन है, जिस तरीके की जितनी भी सर्विसेज हैं, वो सारे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तभी वो आपको कभी डाउन नहीं मिलते। वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस को यूज करते हुए बेसिकली हर चीज उनकी अगर एक सर्विस एक साइड डाउन होती है तो वो दूसरी साइड उसको बैलेंस कर लेती है। क्लियर है ये? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। इंसान कोई क्वेश्चन है, तुमने सर लिखा है सिर्फ, क्वेश्चन है तो पूछो। चलो मैं रिस्टार्ट करता हूँ क्योंकि 1.5 मिनट रह गए हैं खाली, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो बीच में रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, कराची की सब ब्रांचेस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के थ्रू लाहौर के डेटाबेस एक्सेस कर सकती हैं। तो ये उन्होंने अगर कराची की सब ब्रांचेस सेंट्रलाइज्ड हैं, ठीक है, तो सेंट्रलाइज किससे है? अगर लाहौर उनका हेड ऑफिस है, तो वो डेटा उस लाहौर को एक्सेस कर सकती हैं। अगर लाहौर उनका वो नहीं है, क्या लें आप, हेड ऑफिस नहीं है, तो फिर लाहौर को एक्सेस करने के लिए उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा सेंट्रल अथॉरिटी को, जो सेंटर आपका वो है, सर्वर है। नहीं, डेटाबेस और सर्वर सेम नहीं होता, बिल्कुल सेम नहीं होता है। सर्वर तो आपका कंप्यूटर होता है एक तरीके का, और डेटाबेस में तो आप खाली अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। जो आपकी जो रिकॉर्ड कीपिंग का जो काम है वो आप बेसिकली मेंटेन कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। सेशन रिस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग रिकनेक्ट कर लें।